नमस्कार प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और घर पर मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल के बारे में। ठीक, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चंस किए थे, पूरी क्लास में हमने क्वेश्चंस ही किए थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं किया था। और आज की क्लास में अपन करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो अगर अपन यूनिट सेल की बात करें तो अपने पास सबसे पहले जो यूनिट सेल आती है वो है अपने पास सिंपल यूनिट सेल। तो फर्स्ट यूनिट सेल की अपन बात करने जा रहे हैं वो है अपने पास सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल को आप SCC भी बोलते हो, है ना। इसको SCC के नाम से भी जानते हैं। तो सिंपल यूनिट सेल की बात करें तो इसके बारे में मैं आपको पहले बताया था सिंपल यूनिट सेल क्या होती है, कि इस टाइप की यूनिट सेल में सारे के सारे एटम्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। सारे के सारे एटम्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें आप लिखोगे अ क्यूबिक यूनिट सेल, अ क्यूबिक unit cell, a cubic unit cell in which particles are present, only at corner. A cubic unit cell in which particles are present only at corner is known as simple unit cell. ठीक, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन की बात। ठीक, अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूँ सिंपल यूनिट सेल, तो अब देखो मैं आपको पहले बता चुका था कि इस चैप्टर में हमको जो यूनिट सेल पढ़नी है वो मेजरली पढ़नी है क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। हमको जितनी भी स्टडी करनी है वो किसके बारे में करनी है, क्यूबिक यूनिट सेल और एक है हेक्सागोनल यूनिट सेल। जिसमें अभी 90% जो अपन बात करेंगे वो करेंगे क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, तो 10% बात करेंगे हेक्सागोनल यूनिट सेल के बारे में। तो ये मेरे पास क्या होगी, क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक, अब इस यूनिट सेल में हमारे पास पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पर प्रेजेंट है। ठीक, तो अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें आपके कितने लैटिस पॉइंट है, इसके अंदर कितने लैटिस पॉइंट है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसमें आपको बताना लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट कितने हैं, इसमें लैटिस पॉइंट है 8। कैसे पता चला, मैंने आपको लैटिस पॉइंट में क्या लगाया था कि अगर अपन स्पेस लैटिस में जो पॉइंट है उनको रिप्लेस कर दें एटम से तो उनको अपन क्या बोलेंगे, स्पेस लैटिस बोलेंगे। और पर्टिकुलर उस पॉइंट को क्या बोलोगे, लैटिस पॉइंट। तो अपन पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें टोटल लैटिस पॉइंट कितने हो गए, 8। अगर मैं इसके फेस व्यू की बात करूं, इसका फेस व्यू कैसा होगा, इस यूनिट सेल का फेस व्यू कैसा होगा, फेस प्लेन व्यू कैसा होगा। अब देखो यहाँ पे देखने के लिए 3D में आपको ये सारे के सारे एटम्स कैसे दिख रहे हैं, काफी दूर दूर दिख रहे हैं। सारे के सारे एटम्स कैसे दिख रहे हैं, काफी दूर दूर दिख रहे हैं। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। ये जो एटम्स हैं, ये जो एटम्स है वो क्या है, आपस में टच है। सारे के सारे एटम्स क्या है, ये एक प्लेन की, यानी मैं इस प्लेन की अगर बात कर लूँ सामने वाले की, तो ये इसके चारों के चारों एटम्स क्या है, आपस में अटैच है। तो इसलिए अगर मैं इसका फेस व्यू यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ, है ना, ये क्या हो गया, इसका फेस व्यू होगा। यानी कि जैसा आपको दिख रहा है वैसा नहीं है, इसमें क्या है कि ये एटम आपस में चारों के चारों क्या है, टच में है ना। तो अब मैं बोलूँ ये एटम का सेंटर, ये इस वाले एटम का सेंटर है
ये इस एटम का सेंटर और ये इसका सेंटर। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको मिला दिया इसके सेंटर को। तो आप देखोगे ये मेरा क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे को इस यूनिट सेल के अंदर क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, एज लेंथ निकालनी है, वॉल्यूम निकालना है, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, पैकिंग इफिशिएंसी निकालना है। जितने भी जो मैं आपको फॉर्मूले लिखाया था प्रीवियस ईयर पिछली वाली क्लास में, है ना, आप लोगों को याद होगा, उन सबका आज अपन यूज करने वाले हैं। तो अगर मेरे को पैकिंग इफिशिएंसी निकालनी है तो मेरे को पैकिंग फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने पड़ेगा तो मेरे को जेड की वैल्यू निकालना पड़ेगा, और जेड की वैल्यू निकालना पड़ेगा तो मेरे को एज लेंथ पता होना चाहिए। तो अगर मैं इसमें एज लेंथ की बात करूँगा तो इसमें एज लेंथ क्या हो जाएगी, ये वाली ए। अगर मैं इसको नाम दूं एज लेंथ, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेरी क्या हो जाएगी, ए। तो ए होगी तो ए की वैल्यू क्या होगी, आर तो हो गए यहाँ से यहाँ तक, और आर हो गए यहाँ से यहाँ तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल क्या होगी, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल क्या होगी मेरे पास, मैं माना एज लेंथ ए है, बट ए है तो ए कितना है, ये कितना है 2r है, ये कितना है 2r, यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक r। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल कितनी होगी आपके पास 2r। अब आते हैं अपन मेन चीज पे जो अपन फॉर्मूले की बात कर रहे थे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होंगे इसमें। अगर मैं पूछूं इस यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होंगे, ये तो आपने पिछली क्लास में काफी किए हैं। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल यानी एक यूनिट सेल में कितने होंगे, तो इसमें एटम्स कहाँ पर प्रेजेंट है, देखो पार्टिकल बोल रहा है, एटम्स बोल बात एक ही है ना। तो यहाँ पे कितने है, एक, कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो गए 1। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल को अपन क्या बोलते हैं, जेड। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गई, जेड की वैल्यू आ गई। अगर मैं पूछूं वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल का फॉर्मूला आपके पास क्या था, नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम। ये सारे मैं आपको लिखा चुका हूँ, और इसलिए मैं आपको बोला भी था कि आपको याद करके आना। तो जिनको याद होगा उनको ये चीज़ बहुत सिंपल लग रही होगी, है ना। जिनने याद कर चुके हैं फॉर्मूले काफ़ी सिंपल लग रही हो, जिनने नहीं किया तो उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि पढ़ना तो आपको आप ही को करना है ना। फिर भी मैं बोलता जाता हूँ साथ साथ में, और आपने फेयर कॉपी की होगी उसको पलट के देख भी सकते हो। तो देखने से अच्छा तो सुन लो, वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल, इसका फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम। तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं 1, और वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये सीरीज क्यों लिया, क्योंकि मैं आपको बोल चुका हूँ कि एटम्स कैसे है, स्फेरिकल है। तो स्फेरिकल में अपना वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैं आपको पूछूं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की बात करूं तो अपने पास फॉर्मूला क्या था ए क्यू यानी साइड का क्यू, और यहाँ पर साइड क्या है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, है ना। तो एज लेंथ ए का क्यू, तो ए की वैल्यू कितना है आपके पास 2r। तो 2r का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 8r क्यूब, है ना। इतना मैथ तो सभी को आता होगा भाई, है ना, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अब नेक्स्ट अपन को निकालना है पैकिंग फ्रैक्शन। अब मैं इसमें और क्या बात करने वाला हूँ, पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। पैकिंग फ्रैक्शन,
अब पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हो तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था आपके पास? पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था? वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, है ना? आप लोगों को याद होगा क्या था? वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल का कितना है आपके पास? 4/3 पाई आर क्यूब। कितना? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है? 8 आर क्यूब। तो आर क्यू से आर क्यू तो अपने घर को चला जाएगा, मतलब कट जाएगा, ठीक। तो अब ये आपके पास क्या बचा? ये आपके पास बचा यहाँ पे, चलो जरूर लिख लेते हैं। ये 4 से कितने बार जाएगा? 2 टाइम्स, तो पाई अपॉन 6 क्या होता है आपके पास? पाई अपॉन 6। पाई अपॉन 6 को आप सॉल्व करोगे यानी 3.14 लिखोगे पाई की जगह अपॉन 6। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.524। तो ये आपके पास क्या आ गया? पैकिंग फ्रैक्शन। अब बात करते हैं अपन पैकिंग एफिशिएंसी की। किसकी? पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, इसको मैंने क्या से डिनोट किया, ठीक। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था? पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना है? 0.524 इंटू 100। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आएगी आपके? 52.5 बोलूँगा 4, है ना? अब इसमें आपको क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ वॉइड स्पेस। नेक्स्ट क्या था? परसेंटेज ऑफ वॉइड स्पेस। तो आप जब परसेंटेज ऑफ वॉइड स्पेस की बात करते हो तो वो क्या था आपका? पैकिंग 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी, 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी। तो ये 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी कितना है? 52.4। तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो परसेंटेज ऑफ वॉइड स्पेस आपके पास कितना आएगा? 47.6, 47.6%, 47.6%। तो ये आपका यूज था उन फॉर्मूलों का जो मैं आपको लिखाया। अब बात आती है सभी एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमको वो बताइए। हाँ भाई, आपको काम किए। तो देखो एग्जाम में आपसे क्या आता है? आपसे डायरेक्टली अगर मैं नीट की बात करूँ तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या पूछे गए? नीट और जेईई से क्वेश्चन पूछे गए कि आपको डायरेक्ट पूछ लिया फाइंड द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल यूनिट सेल या फिर एससीसी, है ना? एससीसी का मतलब क्या है? सिंपल क्यूबिक सेल, है ना? ये क्यूब है ना भाई। हाँ, किसी कोई सोच रहा होता है एससीसी लिख तो दिया, मतलब तो नहीं बताया। एससीसी का मतलब है सिंपल क्यूबिक सेल। क्या है? सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूब बना सेल, है ना? सिंपल क्यूबिक सेल। तो ये क्वेश्चन आपका आ चुका है कि पैकिंग एफिशिएंसी बतानी है, तो आपको फाइनली याद क्या रखना है? इनकी रिजल्ट याद रखना है, ठीक। परसेंटेज ऑफ वॉइड स्पेस आप यहाँ से निकाल लोगे। पैकिंग फ्रैक्शन पूछता है तो आप यहाँ से निकाल लोगे। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। पैकिंग एफिशिएंसी वाला पूछा गया है तो आपसे पैकिंग फ्रैक्शन भी पूछ सकता है, तो उसका रिजल्ट आप ऐसे निकाल लोगे और याद भी रख सकते हो। आपसे और क्या पूछ सकता है? नंबर ऑफ एटम्स पूछ सकता है, एज भी पूछ सकता है, वॉल्यूम भी पूछ सकता है और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पूछ सकता है। यानी कि अभी तो आप उसने इस पर्टिकुलर से ये वाली चीज पूछी है। अब पूछने को तो मैंने इतने जो रिजल्ट निकाले इनमें से किसी भी के बारे में आपसे पूछ सकता है, तो आपके सारे के सारे निकालना आना चाहिए। जब आपको ये निकालना आता है तो ये तो आएंगी, और जबकि इम्पोर्टेंट तो यही है, ठीक। अब आते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि किसी भी एटम से डायरेक्टली कितने एटम टच है, वही उसका क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। या फिर मैं बोलूँ उसे नेबरिंग नंबर, है ना? तो मैं इसको भी अगर कॉलम के फॉर्म में आपको लिखा दूँ तो टाइप ऑफ नेबर
टाइप ऑफ नेबर और डिस्टेंस और नंबर। ये टाइप ऑफ नेबर को किस डिस्टेंस पे और उसका नंबर क्या है देखिएगा ना, और उसका नंबर क्या है। ठीक, अब टाइप ऑफ नेबर, टाइप ऑफ नेबर को फर्स्ट है नियरेस्ट, नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर्स को आप बोलोगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया डायरेक्ट, है ना। रही में बोलो इस क्वेश्चन, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है सिंपल टिक करने वाले अगर आपको रिजल्ट से याद है तो। ठीक, तो इसमें पूछा फर्स्ट तो क्या नियरेस्ट या कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये आपका होगा डिस्टेंस ए पर, और ये हमेशा 2r की इक्वल होगी। तो ए की वैल्यू में आपको निकालना सिखाया था, अगर आप फर्स्ट सेकंड क्लास को शायद याद करो, है ना, फर्स्ट या सेकंड क्लास में बताया था कि ए कितनी, ए से कितने नंबर होंगे। तो आपके पास 3 एक्सिस थी और एक एक्सिस पे 2 ए आ रहे थे, तो टोटल कितने आ रहे थे, तो आपको ये याद रखना है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एससीसी, तो आप सीधे से बोल दोगे सर कितना हो जाएगा 6। अब एडवांस लेवल में थोड़ा और समझना है, जैसे इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट नियरेस्ट, इसको आप कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बोलोगे। इसको कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों नहीं बोलोगे कि ये नेक्स्ट नियरेस्ट का मतलब क्या है। देखो जैसे आपका घर है, जैसे मैं कोई नंबर लिखा 3 4 5 6 2, ये है आपका घर, किसी राहुल नाम के व्यक्ति का या स्टूडेंट का। ठीक, तो आपका ये है आपका घर, तो मैं पूछा आपका नियरेस्ट कौन है, तो इनका नियरेस्ट हो गया 5 और 3, तो मैं पूछा इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए 2, कौन सा 3 और 5 की वजह से 2। अब मुझे नेक्स्ट नियरेस्ट कौन है, तो नेक्स्ट नियरेस्ट तो ये हो गया 6 और 2 और ये 3, है ना। और नेक्स्ट नियरेस्ट कौन हो गया इसका 4 का नेक्स्ट नियरेस्ट कौन हो गया 6 और 2। ठीक, तो जो नेक्स्ट नियरेस्ट है वो से डायरेक्टली टच तो नहीं है, तो डायरेक्टली टच नहीं है तो अपन उसको कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बोलेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर उसी को बोलेंगे जो डायरेक्टली टच हो। ठीक, और वो कोऑर्डिनेशन नंबर जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो अलग है, उनसे कंपेयर नहीं करने लगना, कोई बड़ा होगा, है ना। तो अगर मैं नेक्स्ट नियरेस्ट की बात करूं तो नेक्स्ट नियरेस्ट जो एटम होगा वो किस डिस्टेंस पे होगा, √2a, उसकी डिस्टेंस क्या होगी √2a, और √2a के कितने नंबर थे आपने पढ़े थे, कितने थे 12 कैसे थे, एक प्लेन में 4 थे और आपके पास टोटल 3 प्लेन थे, तो कितना हो गया नंबर 12। ठीक, अब मैं यहाँ से थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूँ कि मैंने a = 2r = 6 कैसे लिखा। देखो मैंने ऐसे लगा इसको, मान लो मैंने रेफरेंस पॉइंट मान लिया, ये मेरा क्या रेफरेंस पॉइंट है जिससे मैं कोऑर्डिनेशन नंबर को देख रहा हूँ इस पॉइंट, तो इससे डायरेक्टली टच एक तो ये वाला पॉइंट होगा, ठीक, और एक ये पॉइंट होगा और एक ये होगा, इससे 3 क्या है डायरेक्टली टच। ये तो मेरे को इस प्लेन में दिख रहा है भाई, इसके अलावा और भी तो होंगे जो ऐसे होंगे, तो बोर्ड के पीछे की साइड जाएंगे, है ना, जो दूसरी यूनिट सेल से टच हो रहे होंगे। तो इसका मतलब डायरेक्टली टच आइटम कितने हो गए इससे 6, कितने हो गए 6। अगर नेक्स्ट नियरेस्ट की बात करो तो इसका ये तो नियरेस्ट हो गया, नेक्स्ट नियरेस्ट कौन सा हो गया, ये वाला कौन सा हो गया, देखो इसका हो गया 1 2 3, अच्छा मैंने कौन सा अभी ये बता दिया क्या, इससे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे 3 इधर भी हो गए, 1 2 3, समझने की कोशिश करो। तो टोटल कितने टच हो गए 6, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा a की वैल्यू 6। ठीक, और a क्यों लिखा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है a, है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है a, तो इसलिए मैंने लिखा a, और उसको कितना बताया तुमने 2r, है ना, इसलिए मैंने यहाँ कितना लिखा 6। अब आ जाए √2a,
नेक्स्ट नियरेस्ट का मतलब क्या है, अब इसका ये तो नियरेस्ट हो गया, तो नेक्स्ट नियरेस्ट कौन सा होगा, ये वाला। तो ये वाला होगा तो यानी कि मेरा कौन सी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ये वाली। अब मैं इसको बिगाड़ रहा हूँ ना, बिगाड़ रहा हूँ मतलब ये सब काम कर रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो मेरी क्या हो जाएगी, नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस। तो आप अगर इसमें इमेजिन कर पा रहे हो तो आप देखोगे ये क्या मेरा बन गया, फेज डायगोनल। तो फेज डायगोनल बन गया, तो अब इसकी लेंथ आपने निकाली थी फेज डायगोनल की, मैं आपको कल लिखाया भी तो निकालना भी बताया था, कितनी हो जाएगी, √2 पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे इसमें भी, तो ए है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये निकालिए तो क्या जाएगी, √2 और √2 पर कितना था 12, तो इसलिए नेक्स्ट नियरेस्ट कितना हो गया 12। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा ये 12 मैं आपको वहाँ बता चुका था कैसे थे, कि आपके पास 4 प्लेन है, 3 प्लेन है, एक प्लेन में 4 है। ठीक, तो आप टोटल कितने हो जाएंगे 12। अगर मैं इसमें और बात करूँ लास्ट, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, तो डेंसिटी का अपने पास फॉर्मूला क्या था, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और मास के लिए अपने क्या निकाला था, जेड इंटू ए अपॉन एन ए इंटू वॉल्यूम। ये आपके पास किसका फॉर्मूला, डेंसिटी का फॉर्मूला था। तो अगर मैं इसके लिए डेंसिटी की बात करूँ तो जेड की वैल्यू कितनी है इसमें 1, ए की वैल्यू नहीं दिया तो इसलिए ए पुट कर दिया, और एक एन ए की जगह आप क्या पुट करोगे 6 इंटू 10⁻23। कोई सोच रहा सर 61023 इंटू 10⁻23, हाँ, बट कैलकुलेशन की सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने ये कर दिया। क्यों, क्योंकि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो कैसा होने वाला है, ऑब्जेक्टिव, तो आप इतना डिफरेंट ऑप्शन में होगा कि आप आसानी से पता कर सकते हो, सिंपलेस्ट वैल्यू लिया करो। ठीक, अब देखो यहाँ, अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की जगह आप क्या पुट करोगे, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की जगह लिख दिया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अगर आपके पास ऑप्शन ए के टर्म में दिया तो आप ए क्यू लिख दोगे, अगर आर के टर्म में दिया तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की जगह कितना लिख दोगे, 8R3। तो ये हो गए आपके पास फाइनल कंप्लीट डिस्कशन ऑफ सिंपल यूनिट सेल। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक, और अब क्या है, सारे लोग कॉपी कर लो, VUC मतलब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल लिख दूँ भाई, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सारे लोग ये कॉपी कर लेंगे, फिर अपन आगे प्रोसीड करेंगे। अच्छा, इधर ये नंबर देखने नहीं मिलता है ना, तो मैं लिख देता हूँ सर, यह नंबर है, इसका 6 है और इसका 12 है। ठीक, अब अपन आगे बढ़ते हैं, पूरा रख कर रहा हूँ। ठीक, हमें अपना टाइम और काम है। ठीक है, मैं करता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे बॉडी सेंटर्ड क्यूब, है ना, या BCQ, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या बॉडी सेंटर्ड क्यूब। लेकिन क्या है, बॉडी सेंटर क्यूब, बॉडी सेंटर क्यूब या फिर BCC, है ना, बॉडी सेंटर क्यूब, या फिर अपन इसको और क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या लिखोगे आप,
बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या लिखोगे? वैसे मैं डेफिनेशन लिखा चुका हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ। अ यूनिट सेल इन विच particles are present, a unit cell in which particles are present, corner as well as body center. A unit cell in which particles are present, corner as well as body center is known as body centered unit cell. Is known as body centered unit cell. Is known as body centered unit cell. ये क्या वो सही है। अब देखो यहाँ पे ये तो सेम है, क्या सेम है कि इसके 8 पार्टिकल्स हमारे कहाँ पर है? कॉर्नर पर है, बट एक कहाँ पर और बढ़ जाएगा हमारा? बॉडी सेंटर। कहाँ पे बढ़ जाएगा? बॉडी सेंटर। ठीक, तो यहाँ पे एक पार्टिकल हमारा कहाँ हो गया? बॉडी सेंटर। तो सबसे पहले मैं इसमें लेटेस्ट पॉइंट की बात करूँ तो कितने हो जाएंगे? 8 कॉर्नर के प्लस 1 बॉडी सेंटर का, तो टोटल लेटेस्ट पॉइंट कितने हो जाएंगे? 9। टोटल लेटेस्ट पॉइंट कितने हो जाएंगे मेरे पास? 9। ठीक, अब मैं बात करता हूँ इसके फेस व्यू। जब मैं इसके फेस व्यू की बात करता हूँ तो मैं इसका इधर बना देता हूँ। तो देखो अपन ने अभी जो देखा था उसके पार्टिकल्स क्या थे? आपस में टच हो रहे थे, उसके सिंपल यूनिट सेल की। बट बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के पार्टिकल्स आपस में टच नहीं होंगे। अब उसका रीजन क्या है? रीजन फ्री है। सिंपल यूनिट सेल में डायरेक्टली सकते हैं, बॉडी में क्यों नहीं होंगे? जैसे मैंने बोला कि पार्टिकल्स आपके कैसे स्फेरिकल है, तो आप क्या करो? 4 बॉल ले लो, 5 बॉल लेनी पड़ेगी इसके लिए। तो आपने 5 बॉल लगी, उसके सेंटर में एक बॉल रख दी, तो क्या ये आपस में टच होंगे? समझो, एक बॉल यहाँ रखी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक इसके सेंटर में, तो क्या ये आपस में टच हो पाएंगे? नहीं हो। इसका मतलब ये हुआ ये आपस में क्या है? डिस्टेंस पर है, दूर दूर है, और उसमें क्या है? सेंटर। तो क्या मैं इसमें ए बी ले सकता हूँ? कोई बोला होगा हाँ भाई नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि भाई इसमें बीच में गैप आ जा रहा है ना, और मैं अगर किसी को एज मान रहा हूँ तो वो मेरा क्या होना चाहिए? कंटिन्यू होना चाहिए। तो अब मैं इसमें एज क्या लूंगा? बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल क्या है मेरा? ये ठीक, ये क्या है? बॉडी डायगोनल। तो जब मैं यहाँ पे बॉडी डायगोनल की बात करूंगा तो मैं यहाँ पे अगर ये मानो 4 एटम, अब इन एटम में मेरा ये क्या है? सेंटर्ड वाला एटम। ये क्या है? सबसे टच में, ये मेरा क्या है? सेंटर वाला एटम। तो मैं अगर इसमें जो एज लूं तो मैं ये वाली एज ले सकता हूँ, है ना? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ये वाला एटम इसके टच में, ये एटम इसके टच में, तो यानी कि यहाँ मेरे पास कंटिन्यू आ रहा है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ? अपना एज लेंथ ले सकता हूँ। ठीक, तो जब मैं इसको एज लेंथ ले सकता हूँ तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं चलो इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। कैसे कर लिया? ये बीच वाला और ये नीचे वाला। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको मैंने अपनी क्या मान लिया? एज मान लिया। एज लेंथ मान ली मैंने। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक मैंने एज लेंथ माना, यानी इसको एक ही वैल्यू माना। अब एक ही वैल्यू है कितनी? यहाँ से यहाँ तक होगी 8, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी? 2r, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी? 8, और वहां से वहां तक की कितनी होगी मेरे पास? 8। ठीक है, तो यहाँ से मैं टोटल ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी होगी मेरे पास? 4r। ठीक, और ये 4r मैंने लिया क्या? बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल मेरा क्या था? √3 है। क्या था? √3। तो मैं यहाँ से ये बोल रहा हूँ √3 इक्वल होगा किसके? 4r। ठीक, अब इस टाइप की पैकिंग को आप बोलोगे AB टाइप ऑफ पैकिंग। चलो इसको तो मैं वहाँ लिखूंगा। इस टाइप की पैकिंग को बोलोगे। अच्छा, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं होगी ऐसा, है ना?
क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब जो पैकिंग की बात कर रहा हूँ, एबी और एबीसी टाइप है ना, ये शायद नहीं दिया होगा, तो इसको अपन बोलेंगे एबी टाइप पैकिंग। एबी टाइप पैकिंग क्यों बोला, ये वाला हुआ क्योंकि एबी टाइप पैकिंग क्यों बोला, क्योंकि इसमें दो टाइप के आइटम यूज हो रहे हैं, एक तो सेंटर्ड वाला और एक इधर वाला, ठीक। अगर मैं, और ये पैकिंग में है जिसमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो रही है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक। अब हम आ जाते हैं एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। अगर मैं इस यूनिट सेल की एज लेंथ की बात करूं तो एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी एज लेंथ ऑफ, अब मैं बात करूं इसकी एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल क्या होगी, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एक, तो इसमें एज लेंथ अपन ने क्या लिया है, बॉडी डायगोनल को लिया है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एटम्स अलोंग बॉडी डायगोनल आर टचिंग ईच अदर। क्या लिखूंगा एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल में, एटम अलोंग बॉडी डायगोनल, atoms along body diagonal are, atoms along body diagonal are touching each other, touching each other, that is क्या, तो atoms along body diagonal are touching each other is called age length of unit cell, तो उसकी वैल्यू कितनी है 4r, बट बॉडी डायगोनल की जो लेंथ है वो अपन ने निकाल रखी है, इसकी लेंथ अपन ने क्या रखी है, निकाल रखी है, वो कितनी थी √3 है, तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ डेट इज √3 इक्वल हो जाएगा किसके 4r, √3 इक्वल हो जाएगा किसके 4r के, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4r अपॉन √3, 4r अपॉन √3, ये आ गई आपके पास यहाँ से a की वैल्यू, ठीक। अब मैं बात करूँ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल आप बात करो तो आपके पास क्या क्या हो जाएगा, देखो एक तो आपके पास कहाँ पर है कॉर्नर के, तो 8 × 1/8 प्लस 1 कहाँ पर है बॉडी सेंटर, तो यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल आपके पास कितने हो जाएंगे 1 + 1 बोले तो 2, कितने हो जाएंगे 2, तो यहाँ तक की हमने क्या की थी बात कर ली थी। अच्छा जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ एबी टाइप पैकिंग, अगर सिंपल यूनिट सेल में पैकिंग की बात करता तो वो किस टाइप की हो जाती, ए टाइप ऑफ पैकिंग, ए उसमें सारे आइटम क्या थे सेम टाइप के थे, है ना, ठीक। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल, यहाँ पर नहीं लिखा है, अब देखिए सारी चीजें आप साथ साथ में निकाल के जाओ तो अच्छा है, ये आपको भी आती है, आप खुद से भी कर सकते हैं। क्या वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नेक्स्ट क्या है वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल, तो वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, तो नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितने आ गए 2, और वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना हो जाएगा 4/3 πr3, यानी कि यहाँ से आपके पास कितना आ गया 4 × 8/3 πr3, ये क्या गया आपके वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल। नेक्स्ट अपन बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल,
वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, ए क्यू, क्या होगा ए क्यू, और ए की वैल्यू कितना है 4r/√3। ए की वैल्यू कितनी दी आपको 4r/√3। जब आप इसके क्यूब करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 का क्यूब करोगे कितना आएगा 64 r³ अपॉन 3 का क्यूब करोगे तो 3√3√3, तो आपके पास कितना आ जाएगा 3√3। मतलब √3 का क्यूब करोगे तो आपके पास आएगा 3√3। तो ये आपके पास आ गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब आप लोगों को क्या निकालना है, पैकिंग फ्रैक्शन। क्या निकालना है, पैकिंग फ्रैक्शन। तो अब जब पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल, वो आपको दिया है 1/3 πr³ अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वो आपको दिया 64 r³ अपॉन v√3। ठीक, अब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, r³ से r³ कट जाएगा, और 8 से कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स। ठीक, तो यहाँ से, और ये अंडर रूट क्या होगा अपना ऊपर चला जाएगा। इसका कैलकुलेशन आता होगा, मैं सोच के चल रहा हूँ। तो यहाँ से आपके पास कितना आएगा, √3π/8। एक आ गया पैकिंग फ्रैक्शन, आ गया आपके पास √3π/8। फिर से सेम चीज करोगे क्या, कि पाई की जगह 3.14 रखोगे और इसको और √3 की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास नेट जो वैल्यू है क्या है 0.6। ठीक, ये आ गया पैकिंग फ्रैक्शन। अगर मैं बात करूँ पैकिंग इफिशियंसी तो वो क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100, यानी कि 0.68 इंटू 100 बोले तो 68%। कितना आ जाएगा पैकिंग इफिशियंसी, 68%। अगर मैं बात करूँ परसेंटेज ऑफ वॉइड स्पेस, परसेंटेज ऑफ वॉइड स्पेस, अब जब परसेंटेज ऑफ वॉइड स्पेस की बात करते तो वो क्या होगा आपका 100 माइनस एफिशिएंसी। तो 100 माइनस एफिशिएंसी कितने 68%। तो जब 100 में से 68% जाएगा तो कितना बचेगा 32। कितना बचेगा 32%। अगर हम इसमें भी क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपको सीट में भी मिलेंगे, ये वाले क्वेश्चन, और आप प्रीवियस ईयर की बुक लगाओगे तो उसमें भी आपको मिलेंगे, है ना। आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आने के लिए इसमें 3 2 5 क्वेश्चन बन गए, है ना। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है इंसिडेंट वाला 6 और 7। अब इतना आपको एक यूनिट सेल के बारे में आना चाहिए। अगर मैं सेम चीज इसमें भी बात करूं कि टाइप ऑफ नेबर, डिस्टेंस और नंबर, टाइप ऑफ नेबर, डिस्टेंस और नंबर, तो फर्स्ट वाला मैं टाइप्स ऑफ नेबर में लिख रहा हूँ नियरेस्ट। नियरेस्ट को अपन क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये हमारा किस डिस्टेंस को होगा, ये होगा √3a/2, √3a/2, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2r, क्या 2r। ठीक, और क्या लिख सकता हूँ 2r। ये कैसे, आप यहाँ से देख लो कि 2r की अगर वैल्यू निकालो तो √3/2 ही आएगा यहाँ से। ठीक, अच्छा मैं यहाँ से बता देता हूँ, आपको प्रूव भी कर देता हूँ। मैं a की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, यहाँ पर 4r/√3, √3 तो यहाँ पर है, a की जगह क्या पुट करूँगा, यहाँ पे 4r/√3, 4r/√3
अपॉन 2 √3/2 इंटू एक जगह क्या पुट कर दिया 4r/√3 4r/√3 तो √3 से √3 गया 2 से 2 टाइम्स गया तो ये कितना होता है 2r तो वही मैंने यहाँ लिखा कितना 2r। अगर नंबर की बात करो नंबर कितने होंगे इसमें अब आपको बताया था √3a √3a/2 कितने नंबर होंगे इसमें 8 ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूँ ठीक। जो √3a वाला उस लाइन पे नहीं होगा ठीक। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट नियरेस्ट अगर आप नेक्स्ट नियरेस्ट पे बात करोगे यानी कि ए लेंथ वाला और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ठीक इसकी कितनी हो जाएगी। अब इसमें भी जो लास्ट हमारा बचता है वो क्या बचता है डेंसिटी। तो डेंसिटी के पास आपका फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल वो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल सेम चीज आएगी क्या पहले आप फॉर्मूला लगाओगे जेड इंटू ए तो जेड की जगह 2 पुट कर दिया ए की जगह ए अपॉन एन ए की जगह मैंने एन ए रखा इंटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की जगह फिर से आप क्या पुट कर सकते हो ए क्यू पुट कर सकते हो या फिर 64 आर क्यू कितना निकाला ना 64 आर क्यू अपॉन 3√3 इन दोनों में से कुछ भी जैसा आपके पास क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग आप पुट कर सकते हो। अब आप इसको कॉपी कर लोगे यहाँ पे आपका बॉडी सेंटर्ड खत्म होता है। अब आपका एक फेस सेंटर्ड और बचा है और उसके बाद आपके सीधे इससे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो अभी आप इसको कॉपी करो फिर अपन आगे कोशिश करो। हाँ अब मैं इसको रब करता हूँ। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा पर कर दिया आपके एडवांस क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है भाई क्वेश्चन होता है फ्रैक्शन ऑफ एज covered by atom fraction of age covered by atom in BCC unit cell in BCC unit cell BCC क्या है body centered unit cell। अब ये पूछा फ्रैक्शन ऑफ एज कवर्ड बाय एटम इन बीसीसी यूनिट सेल मतलब है वो जो अपने पास बीसीसी यूनिट सेल है तो उसमें एटम्स के द्वारा कितना एरिया कवर किया गया वो आपको बताना। तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है कवर्ड बाय एटम अपॉन एज लेंथ क्या है कवर्ड बाय एटम अपॉन एज लेंथ ठीक कवर्ड बाय एटम अपॉन एज लेंथ। तो एटम के द्वारा कितना कवर्ड किया जाता है 2r ठीक कितना 2r और एज लेंथ अपन ने निकाला एज लेंथ कितना है 8 और बात कर रहा है बीसीसी की किसकी बात कर रहा है बीसीसी की। तो बीसीसी में एज लेंथ कितना निकाला था अपन ने 4r/√3 कितना निकाला था 4r/√3
तो ये r से r कट गया, 2 से जाएगा 2 टाइम, तो आपके पास कितना आ गया √3/2, कितना आ गया √3/2। तो यहाँ से जो है √3 की वैल्यू कितना पुट कर दोगे 1.732 1.73 तक ही रख लेना 1.73/2। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.865, कितना आ जाएगा 0.865। तो ये क्या हो गया आपका फ्रैक्शन हो गया, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ एज कवर्ड बाय एटम इन बीसीसी यूनिट सेल वो कितनी हो जाएगा इतना। ठीक, अब देखो मैं इसको बताऊं कि कैसे, मान लो इसमें हमारे एटम्स कैसे अरेंज थे, ऐसे जब ऐसे अरेंज थे तो इसमें एटम्स के द्वारा कितना कवर किया जा रहा है, अगर एक एज लेंथ में है ना, फ्रैक्शन ऑफ एज कवर है ना, एज तक एक एज का कितना फ्रैक्शन कवर किया जा रहा है एटम्स के द्वारा इन बीसीसी यूनिट सेल, ये पूछा। तो देखो यहाँ पे एक एज मान लो अपना ये है, इसमें एटम के द्वारा आर डिस्टेंस तो ये कवर की जा रही है, आर डिस्टेंस भी कवर की जा रही है, तो मतलब कितना कवर की जा रही है 2r अपॉन टोटल जिससे निकालते हैं एज लेंथ वो ए है, और ए की वैल्यू आपने अभी निकाला है, तो फाइनल आपके पास आंसर क्या आ गया, ये आ गया। कॉपी कर उसको जल्दी। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। लास्ट यूनिट चल हमारी, इसके बाद इसमें न्यूमेरिकल आएंगे, फिर टॉपिक खत्म। अब है हमारी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। स्लाइड कौन सी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो जब अपन बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की, तो इसमें पहले डेफिनेशन लिख लोगे, a unit cell in which particles are present, a unit cell in which particles are present, corner as well as face center, particles are present, corner as well as face center। तो जब अपन इस यूनिट सेल की बात करते हैं, ठीक, थोड़ा बन गया नहीं, ठीक। तो इसमें क्या होगा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में एक पार्टिकल्स तो आपके कॉर्नर पे हो जाएंगे और 6 पार्टिकल्स का हो जाएगा फेसेस पे, एक इस फेस पे होगा, एक, ठीक। तो इसमें भी अगर अपन सबसे पहले बात करेंगे लैटिस पॉइंट की, तो इसमें कितने लैटिस पॉइंट हो जाएंगे, लैटिस पॉइंट कितने हो जाएंगे, 8 हो गए हमारे कौन से, 8 हो गए कॉर्नर वाले और 6 हो गए फेस वाले, तो लेटेस्ट पॉइंट कितने हो जाएंगे, तो 4। अगर इसमें पैकिंग की बात करूँ तो किस टाइप की पैकिंग है, एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग, एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग। अभी इन पैकिंग को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, बस यहाँ तो मैं आपको सिर्फ नाम बता दे रहा हूँ कि किसके अंदर आते हैं, क्योंकि अपन एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग को और क्या बोलते हैं, सीसीसी, क्या बोलते हैं, सीसीपी का मतलब क्या है, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग।
क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। अपन इसको और क्या बोल सकते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, कि सीसीपी को और क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसलिए मैं इसको अभी लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपकी बाद में आने ही वाली है और क्वेश्चन भी आता है, तो आप 2-3 बार यूज होगा सामने, तो आपको याद होगा। अब देखो, अब मैं इसका क्या करूँगा, फेस व्यू लेंगे अपन। मान लो मैं इसमें ये वाला फेस व्यू है, तो अगर मैं इसके फेस व्यू की बात करूँ, फेस व्यू की बात करूँ तो इसका फेस व्यू पे एटम्स का कुछ अरेंजमेंट ऐसे होगा। ठीक, ये ओवर द चार्ट हमारे कौन से वाले, कॉर्नर वाले, और एक जो एटम्स है वो हमारा कहाँ होगा, सेंटर में होगा। 1 2 3 एक है जो कौन सा होगा, ये वाला फेस सेंटर का होगा। इस वजह से ये भी आपस में टच नहीं होंगे। तो अगर मैं इसमें जो एज लेंथ लूंगा, इसकी मैं एज लेंथ कौन सी लूंगा, ये वाली। क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यू है। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r और इसकी QR और ये वाली r। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि इसमें भी अब क्या हो गया, मैंने क्या लिया, फेस डायगोनल लिया। क्या लिया, फेस डायगोनल। फेस डायगोनल कितना है, √2 है, तो √2 में किसके इक्वल हो जाएगा, इसका 4r है ना। 2r ये, 1r ये, 1r टोटल कितना है, 4r। अब इसमें वही सारी चीजें, सबसे पहले क्या आएगा, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। सबसे पहले क्या आएगा शर्मा जी, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। तो जब तक एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल की बात करें तो वो क्या हो जाएगी अपने पास, एटम प्रेजेंट अलोंग फेस डायगोनल टचिंग ईच अदर। क्या हो जाएगा, एटम अलोंग फेस डायगोनल, atoms along face diagonal touching each other, atoms along face diagonal touching each other। तो यहाँ से आपको पता है कि लेंथ ऑफ फेस डायगोनल कितनी है, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल कितनी है, √2, और ये √2 है किसके इक्वल हो जाएगा, 4r। तो यहाँ से जब आप a की वैल्यू निकालोगे कितना आ जाएगा, 4/√2r। ठीक, अब यहाँ से आप 4 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2, 2 × 2, तो 1/2 को मैं क्या लिख दूंगा, √2 × √2। तो ये भी क्या है, 2 है, अपन √2 × r। तो 1/2 से 1/2 गया, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 2√2r। तो एज लेंथ आपके पास FCC में कितनी आ जाएगी, a√2। इंपोर्टेंट है ना, याद रखो। अब सेल चीज निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ एटम, Z की वैल्यू अगर पूछो, एटम्स ऑफ Z की वैल्यू बताओ भाई, एटम्स ऑफ यूनिट सेल कहाँ पर है, कॉर्नर पे। तो कॉर्नर पे 8 कंट्रीब्यूशन 1/8, फेस पे कितने, 6 कंट्रीब्यूशन 1/2, तो कितना हो गया आपके पास, 1 + 3, यानी कि Z की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, वहाँ से 4। Z की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 4। तो ये Z के नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। अगर ऐसे ही हम बात करें नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल, तो वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाओ, जल्दी से वैल्यू पुट करो, नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, 4/3 πr3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 16/3 πr3,
तो यहाँ भी क्या हो गया 60/3 पाई आर क्यू। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा ए क्यू। तो ए की वैल्यू आपको पता है कितना है 2√2 आर। इसका क्यूब करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 का क्यूब हो गया 8 है ना, और √2 का क्यूब कितना हो जाएगा 2√2, तो कितना हो गया 16√2। कितना हो जाएगा आपके पास 16√2 और आर क्यूब। इसकी वैल्यू जो है 16√2 आर क्यूब। अब पैकिंग फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल, वो भी है 16/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वो है 16√2 आर क्यूब। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, आर क्यूब से आर क्यूब को क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। 16 से 16 को क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे, है ना। हाँ, क्या करोगे 16 से 16 चला जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब चला जाएगा। तो आपके पास फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा पाई/3√2, पाई/3√2। जब आप इसको सॉल्व करो तो आपके पास आएगा 0.741। ठीक। जब पैकिंग फ्रैक्शन आ गया तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, अब तो सबको आ गया होगा, पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 0.741 × 100 बोले तो 74.1%। तो परसेंटेज ऑफ वॉइड स्पेस, कितना हो जाएगा आपके पास 100 माइनस 74.1। जब आप 100 में से 74.1 माइनस करोगे तो अगर मैं 0.1 को निगलेक्ट कर दूं तो एप्रोक्स कितना आ जाएगा 26%। कितना आ जाएगा 26%। तो ये हो गया आपके पास इसकी सारी जानकारी। अब सेम चीज इसका अपन पूछेंगे, सेम चीज क्या पूछेंगे कि टाइप ऑफ नेबर और डिस्टेंस और नेबर। तो यहाँ आप लिखोगे टाइप ऑफ नेबर डिस्टेंस और नंबर। ठीक। तो टाइप ऑफ नेबर से सबसे पहले हमारा होगा नियरेस्ट। नियरेस्ट को क्या बोलोगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो नियरेस्ट इसका क्या होगा आपके पास, सबसे पहले जो मिल जा रहा है a/√2, और इसको क्या बोल सकते हो 2r। कैसे भाई, वो भी प्रूफ कर दो, a की वैल्यू पुट कर दो 2√2 r अपॉन √2। मैं यहाँ a की वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक। तो √2 से √2 गए तो क्या होता है 2r। अब आपको पता है a/√2 या √2a, ये टोटल कितनी डिस्टेंस पे थे एटम जो बने वहां पे पड़े थे, वो 12 कैसे थे, सारे एटम में 4 एक प्लेन में, अपने पास 3 प्लेन थे, एक प्लेन में 4 थे, तो टोटल कितने हो गए 12। नेक्स्ट नियरेस्ट की बात करें तो वो अपने पास क्या हो जाएगा a, और a की वैल्यू तो आपको पता कितनी हो जाएगी 3। लास्ट इसमें भी जो बचता है वो होगी अपनी डेंसिटी, वो मैं यहाँ लिख दूंगा, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। फॉर्मूला क्या था, जेड की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 4 × a अपॉन Na की जगह 6 × 10⁻23 इंटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल के लिए आप क्या पुट करोगे, या तो a क्यूब पुट करोगे या फिर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की जगह 16√2 r। जैसा आपको क्वेश्चन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप ये वैल्यू पुट करोगे। ठीक। तो अब ये अपनी तीनों की तीनों यूनिट सेल कंप्लीट होगी। अब अपन को करना है इसके ऊपर क्वेश्चन। तो आप पहले इसको कॉपी कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
अब हम आगे इसमें बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो मैं इसको रद्द कर देता हूँ। देखो सबसे पहले इसमें अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन यही हो सकता है इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस अ यूनिट सेल इज शेयर्ड इक्वली 6 यूनिट सेल। मतलब मैं बोला हूँ इन फेस सेंटर्ड यूनिट क्यूबिक लैटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस दिया है तो उसमें एक जो यूनिट सेल है वो कितने यूनिट सेल से इक्वली शेयर्ड होती है, तो वो होती है 6 यूनिट सेल से, है ना। कितने से होती है 6 से। तो आप नोट डाल के लिख लोगे, नोट डाल के क्या लिखोगे, इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, नोट में क्या लिखोगे, इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, क्यूबिक लैटिस और यूनिट सेल, यानी माने एक यूनिट सेल, है ना, यूनिट सेल इज शेयर्ड इक्वली 6 यूनिट सेल। ठीक है, अब मैं इसको कुछ क्वेश्चन की बात करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देखो, फ्रैक्शन ऑफ एज covered by atom in FCC unit cell, in FCC unit cell। FCC का मतलब क्या है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल या फिर फेस सेंटर्ड क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें आपको होता है फ्रैक्शन ऑफ एज कवर्ड बाय एटम इन FCC यूनिट सेल। तो इसके लिए मैं आपको पिछली यूनिट सेल में क्वेश्चन करा चुका हूँ, सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन क्या है अपने पास, फॉर्मूला क्या था कि मतलब एटम्स के द्वारा जो कवर्ड बाय एटम जो क्वेश्चन था वो अपन को कहाँ पुट करना था, ऊपर अपॉन एज लेंथ, अपॉन क्या करनी थी, एज लेंथ। तो इसमें भी एटम्स के द्वारा कितना कवर्ड होगा, 2r, एज लेंथ क्या है 8। ठीक, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, 2r अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू अपने से निकाली 2√2r, तो 2 से 2 कट गया, r से r कट गया। इसमें जो वैल्यू आ गई 1/√2, इसमें कितनी वैल्यू आएगी 1/√2। 1/√2 को आप लिख सकते हो 0.707, कितना लिख सकते हो 0.707। तो इसमें भी अगर आप बात करो, मैं सर दिखा दो इसमें भी कहाँ कवर कर रही है, तो इसमें भी आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ ऊपर क्या पुट किया 2r। ठीक, ये r और ये r, और ए क्या है एज लेंथ, तो एज लेंथ कौन सी ये वाली जो अपन ने ए की वैल्यू निकाली। ठीक, ये तो हो गया सेम क्वेश्चन। अब मैं आपको क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को lithium crystallized in BCC unit cell, lithium Li है ना, crystallized in BCC unit cell of age length, lithium crystallized in BCC unit cell if age length
of unit cell, if age length of unit cell is 346 picometer here, then calculate radius of lithium atom, and distance between nearest neighbor. ये है आपके पास क्वेश्चन का क्रिस्टलाइन लिथियम क्रिस्टलाइन इन BCC यूनिट सेल, if age length of unit cell is 346 picometer, है ना, then calculate radius of lithium and distance between nearest neighbors. अब देखो इसको आप सोल्व कैसे करोगे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल दिया है। किसकी एज लेंथ दिया है, BCC की दिया है, यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की एज लेंथ क्या है, √3 है। तो यानी कि आपको √3a की वैल्यू दी है, कितनी दी है, 346। ठीक, ये आपको कितनी वैल्यू दी है, √3a। ठीक, और आपने देखा था अभी √3a किसके इक्वल था, 4r। √3a किसके इक्वल था, 4r। ठीक, तो यहाँ से आप करोगे क्या कि मैंने यहाँ क्या किया कि √3 की जगह √3 लिख दिया। यहाँ पे जो एज लेंथ, अच्छा एज लेंथ दिया है तो √3 की एक ही वैल्यू दिया आपको 346। तो यहाँ से मैंने और √3 किसके इक्वल है, 4r के। आपने अभी इसको देखा है, कोई मैं गलत बोल देता कि √3 ने एक ही वैल्यू दी है 346 और √3 इक्वल किसके है, 4r। यहाँ से √3 एक ही वैल्यू 346 और एक किसके इक्वल है, 4r। ठीक, अगर आप मैं इसको और सिंपल तरीका करूँ कैलकुलेशन, क्योंकि रूट और इसका कैलकुलेशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो मैं यहाँ से इसको 346 को और क्या लिख सकता हूँ, 173 × 2 लिख सकता हूँ। 173 × 2 इक्वली किसके हो जाएगा, 4r की। ये मैंने क्या किया, 346 को तोड़ दिया किसमें, 273 × 2 में। ये मैंने क्यों तोड़ा, ये भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, √3 इंटू, अब मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, मैं √3 और मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 100 से इंटू 2 = 4। अब बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया, फिर क्या कर दिया बता रहा हूँ। देखो मैंने 173 को लिखा है √3, इसको नहीं लिखा है एक्चुअली, 100 से मल्टीप्लाई किया। तो मैंने क्या किया, 173 को लिख दिया 1.73 × 100। ठीक, इसको लिखा मैंने ये 173 को। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 और इंटू 100 पहले किया, इसलिए मैंने 173 की जगह क्या पुट कर दिया, √3 × 100 = 4r। ऐसा क्यों किया, जैसे कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाए। हालांकि इसमें √3 अब आप आसानी से मल्टीप्लाई करके इसको 3 कर सकते हो। जो बायो वाले स्टूडेंट हैं उनको हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं कुछ छोटे छोटे टेक्निक्स हैं वो आपको बताता जाऊँगा कैलकुलेशन सिंपल बनाने की। जैसे √3 आ गया, ये आ गया, मेरे को पता है आसानी से इसको तोड़ लिया। अब √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया तो यही वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब इसको √3 लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ √3 लिख दिया। तो इसका मल्टीप्लाई किया 3 और ये कितना हो गया, 200 = 4r। तो ये कितना हो गया, 600 = 4r। तो अब आप क्या करो, आसानी से r की वैल्यू निकाल लोगे।
आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी आपके लिए 150 पिकोमीटर, 150 पिकोमीटर। कैसे निकालिए भाई, 4 से 25 है तो 25 चौक 100 है ना, 4 से इसके डिवाइड करोगे, चलो कर ही देता हूँ मैं, 6 इंटू 100 लिखा है ना भाई, हाँ तो ये R/4, 4 से आएगा कितनी बार 25, तो 25 इंटू 6 कितना हो गया 150। तो R की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 150। अब आपको ये हो गया आपका रेडियस निकालनी। सेकेंड क्या पूछ रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट न्यूमर। तो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट न्यूमर देख रहा होगा ना, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट न्यूमर। तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल में डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट न्यूमर कितनी थी आपकी 2r, मैं आपको दोनों करके लिखाया था, है ना। तो आपको r की वैल्यू पता है, तो आप यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट न्यूमर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 150 यानी कि 300 पिकोमीटर। चलो मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, नीचे पता नहीं दिख रहा होगा तुम्हें, 2 इंटू 150 आर की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी, ठीक। तो ये कितना हो गया 300 पिकोमीटर। तो सिंपल आपको क्या होगा सॉल्व। अब आप लोग कॉपी कर लोगे।